हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं और वाटर पोल्यूशन में कुछ चीज़ें और बाकी है जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों यहाँ पर है हैवी मेटल्स के बारे में। जो हैवी मेटल्स है वो कैडमियम, पीबी, एचजी, ईटीसी यानी लीड वगैरह हो गया, मरकरी हो गया, इसे हैवी मेटल्स कहा गया। और मैंने आपको बताया हम किस किस को हैवी मेटल्स कहेंगे, डेंसिटी कुछ कितना होना चाहिए, ये सब आपको पता है। अब देखिए बच्चों, अगर ये हैवी मेटल्स किसी भी तरह वाटर में चला जाए, मानिए किसी इंडस्ट्री से आया, फैक्ट्री से आया या फिर किसी प्रोडक्ट से ये निकला हुआ, तो ये अगर मानिए किसी ना किसी तरह वाटर में मिक्स होगा, क्या होगा बच्चों? वाटर में अगर मिक्स हो गया ये हैवी मेटल्स, तो क्या होगा? अब ये वाटर में मिक्स होगा तो हो सकता है डायरेक्ट उस वाटर को ह्यूमन यूज करे। ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी नदी है जहां का पानी आज भी ह्यूमन डायरेक्टली वहां का पानी पीता है बच्चों। तो अगर डायरेक्टली उस पानी को पिया जाएगा तो ये जो हैवी मेटल्स जो पानी में फेंक दिया गया है, ये उसके थ्रू हमारे अंदर एंटर करेंगे, यानी उसके थ्रू आ जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट नदी का पानी पीते हैं तो ये वहां से आ जाएंगे, या फिर मानिए अगर हम वहां का पानी नहीं पीते लेकिन वहां पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे जैसे कि फिश। अब जानते हैं फिश, क्रैब्स जो ह्यूमन जिसे खा सकता है। अब ये लोग क्या करेंगे, इनके अंदर ये हैवी मेटल चल जाएंगे और फिर इसको ह्यूमन खाएगा, यानी किसी ना किसी तरह ये हमारे अंदर आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट उस पानी को पी रहे हैं जिसमें हैवी मेटल्स है, तो ये हैवी मेटल्स उसके थ्रू हमारे अंदर आएंगे, नहीं तो मछली कंज्यूम करेगी और मछली से फिर हम खाएंगे मछली को और उसके होते हुए हमारे अंदर आ जाएगा, यानी हमारे अंदर हैवी मेटल्स आ गया, कैडमियम, पीबी, एचजी। सर तो अब हम क्या करें? क्या हो गया? आ गया तो आ गया। नहीं बच्चों, ये हैवी मेटल्स का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्हें हमारा किडनी जो है एक्सक्रीट नहीं कर सकता है, यानी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ये हमारा एक्सक्रीटर के साथ यानी फीकल मैटर के साथ नहीं निकलेगा, ये हमारे अंदर फंस के रह जाएगा। सर फंस के रह गया तो क्या होगा? भाई क्या होगा आपको पता है, हमारा फिल्टर मशीन कहाँ गया है? किडनी को। जब किडनी से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, यानी ये किडनी में एक्यूमुलेट होते रहेगा और कहीं ना कहीं जाके हमारा किडनी डैमेज होगा। और बच्चों किडनी डैमेज होगा तो किडनी के साथ साथ लिवर के साथ साथ सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ये जो चीजें हैं, ये चीजें डैमेज होने का कारण है हैवी मेटल्स। अब ये हैवी मेटल्स हमारे अंदर कैसे आए मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन दिक्कत है ये नॉर्मल के जैसा नहीं है, यानी ये हमारे अंदर से ऐसे ही एक्सक्रीटर के थ्रू नहीं निकलता, ये हमारे अंदर फंस के रह जाएगा और जब हमारे अंदर रह जाएगा बच्चों तो हमारे अंदर ये सब कॉज करेगा, जैसे किडनी फेलियर हो गया या फिर सीएनएस को डैमेज करेगा या फिर लिवर को डैमेज करेगा, यानी खराब करेगा। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन बच्चों, डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए किसी भी वाटर बॉडीज में कितना ऑक्सीजन अभी उसमें डिजॉल्व है, कितना ऑक्सीजन उसके अंदर है, हम उसको बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताऊं, बिलो 8 to 4 मिलीग्राम पर लीटर, अगर किसी वाटर में, अगर किसी कहीं का पानी में आप ऐसे 1 लीटर पानी वहां से उठा दिए, कोई भी नदी मान लीजिए, गंगा, यमुना, नील, कोई भी, वहां से हमने 1 लीटर पानी उठाया, अगर उस 1 लीटर में 8 से 4 मिलीग्राम तक, यानी 1 लीटर में 8 से 4 मिलीग्राम तक ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये है मानी 8 से 4 तक है, यानी तो हम बोलेंगे ये कंटामिनेटेड वाटर है, यानी ये वाटर भी हमारे जो है फ्रेश वाटर नहीं है, कंटामिनेटेड है मतलब पॉल्यूट है लेकिन लेस पॉल्यूट है। अगर इससे भी कम ऑक्सीजन घुला हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन जितना ज्यादा है किसी वाटर में, मानिए उसमें पॉल्यूशन उतना ही कम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जो है यूज कर लिया जाता है जब पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, यानी अगर ज्यादा पोल्यूटेंट्स रहेगा, ज्यादा बैक्टीरिया काम करेंगे तो ऑक्सीजन घट जाएगा वहां का। अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है, हम बोलेंगे ये वाटर पोल्यूट नहीं है। यहां ऑक्सीजन लेवल आपका 8 से 4 है, 4 तक है, हम बोलेंगे कंटामिनेटेड है, लेस पॉल्यूट है। और अगर 4 से भी कम हो गया ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में अगर 4 मिलीग्राम से भी कम ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो जान लीजिए वहां पर डीओ का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यानी वो वाटर हैवीली पॉल्यूटेड है बच्चों। ध्यान रखना है, वो वाटर हैवीली पॉल्यूटेड है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन घुला हुआ मात्रा 8 से 4 मिलीग्राम तक है तो हम बोलेंगे ये कंटामिनेटेड है, यानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर 4 से भी कम, 1 लीटर में 4 मिलीग्राम भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई वो वाटर तो हैवीली पॉल्यूटेड है। चलिए अब मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पर देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD, ये जो COD है और BOD है ये कनेक्टेड है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बच्चों बीओडी का मतलब यह है कि अगर हम बायोलॉजिकली यानी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर हम कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, यानी बैक्टीरिया के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, हम उसे बोलेंगे बीओडी। क्या बोलेंगे? बीओडी। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये बताता है कि बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, बीओडी। अगर मैं बोलूं कि हम बैक्टीरिया से काम नहीं लेंगे, हम ना ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से काम लेंगे, ना ही हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काम लेंगे, अगर हम डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स को केमिकल्स के थ्रू डिकम्पोज करेंगे तो उस डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है हम उसे बोलेंगे सीओडी। यानी अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करके डिकम्पोज कर रहा है तो हम बोलेंगे बीओडी, और अगर केमिकल्स यूज कर रहे हैं और वो केमिकल जो है ऑक्सीजन लेके डिकम्पोज कर रहा है हम बोलेंगे सीओडी। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द केमिकल, जैसे मैं एक केमिकल का नाम ले रहा हूं K2Cr2O7। अब बच्चों फॉर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या किए, इस बार कोई बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म को नहीं लिए, हमने इसके थ्रू ऑक्सीडेशन करना है, यानी इसको डालना है और पॉल्यूटेंट्स को डालना है और ये पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब मानिए सिंप्लीफाई करेंगे, लेस मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक करेंगे बच्चों, यानी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जनरली कार्बन वगैरह, कार्बन, वाटर, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनते हैं। जो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए टोटल बायोडिग्रेडेबल और टोटल नॉन बायोडिग्रेडेबल को केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए जो बाहर से ऑक्सीजन चाहिए हम उसे बोलेंगे सीओडी। वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री आपका अच्छा है मुझे लग रहा है। बच्चों मैं यहां पर एक फिगर भी छापा हूं, अगर आपको समझ में आए तो। मैंने यहां पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रख दिया, यानी मानिए इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें पील्स भी है, इसमें मार्कर भी है, इसमें डस्टर भी है, इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है। हमने इसमें ये K2Cr2O7 केमिकल डाल दिया, क्या ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, हमें ऑक्सीजन भी डालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इस पूरा को डिकम्पोज होने के लिए कितना K2Cr2 नहीं, कितना ऑक्सीजन देना पड़ा हमें, हम उसे बोलेंगे सीओडी। यानी डिकम्पोजिशन के लिए कितना ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ा हमें केमिकल जब कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे सीओडी। और अगर यही बैक्टीरिया का थ्रू होता तो हम बोलते हैं बीओडी। अब बच्चों हमेशा सीओडी ज्यादा होता है बीओडी का, यानी अगर मैं 1 लीटर या फिर 1 केजी पील्स जानते हैं आप, सब्जी का छिलका, अगर मैं 1 केजी सब्जी का छिलका आपको दे दूं और बोलूं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर इन्हें यानी बैक्टीरिया अगर इन्हें डिकम्पोज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, या फिर हम जब बाहर से केमिकल देकर डिकम्पोज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा? तो आपका आंसर होगा जब हम केमिकल्स का यूज करेंगे तब ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा। यानी सीओडी जो है सेम और इक्वल मैटर्स के लिए सीओडी हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीओडी। आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा टफ था लेकिन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बायोमैग्नीफिकेशन और ग्राफ वगैरह के बारे में। बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, जल्दी नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप लोग नाम सुने होंगे बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी जो बड़ा करके दिखाता है। हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक्चुअली में देखेंगे चीज कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो भी हार्मफुल चीज़ें जिसके कारण बीमारियां हो सकती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ये होता क्यों है, ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बच्चों, ये ऐसा वेस्ट को हम बोलते हैं जिसे हम ना ही निकाल पाते हैं ना ही हम पचा पाते हैं। एग्जाम्पल मानिए प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक हमारे अंदर चला जाता है तो ना ही हम उसे जल्दी से निकाल सकते हैं और ना ही हमारा शरीर के पास कोई सिस्टम है उसे डाइजेस्ट करने का। कुछ इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल में आएगा डीडीटी, आपको पता है डीडीटी के बारे में, बीएचसी, उसके बाद एबीएस, एल्युमिनियम, एचजी यानी मरकरी, कैडमियम, पीसीबी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, एटीसी। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मानिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। यानी ये सब ऐसा वेस्ट है अगर इनका कंसंट्रेशन हमारे अंदर चला गया, मानिए मरकरी का मानिए, उसी प्रकार एल्युमिनियम का मानिए, अगर कैडमियम का मानिए, अगर हमारे अंदर चला गया तो ना ही हम इसे निकाल सकते हैं और ना ही हम इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सर क्या होगा, रहेगा, बीमार होगा।
देखिए ABS का मतलब है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, PCB है पॉलीक्लोरिनो बाइफिनाइल, पॉलीक्लोरिनो बाइफिनाइल। देखिए बच्चों, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आखिर होता कैसे, और वो एग्जांपल मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मानिए ये कोई तालाब है, नदी है, इसके बगल में खेत है। बच्चों, क्या तालाब के बगल में खेत होना असंभव है? नहीं, हो सकता है। तो चलिए हमने मान लिया ये आपका खेत है और खेत में हरा भरा फसल है, और आपका मन किया कि हम इंसेक्टिसाइड छिड़काना चाहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स है जो हमारा खेत के क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आपने जाके मार्केट से लेके आ गया DDT। ये क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, यानी खेत में देने से छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा को मार देगा। चलिए, अब हमने क्या किया है, DDT डाल दिया बच्चों। अब DDT जब डाल दिए, अच्छी बात है, हमने खेत में DDT डाला था, तभी 2-4 दिन बाद भारी वर्षा हो गया। भारी वर्षा आप समझ रहे हैं, यानी खेत का पानी जो है बह बह के यहां नदी में आ गया। क्या सिर्फ पानी आएगा? नहीं बच्चों, पानी के साथ सॉइल, और सॉइल के साथ जो हमने खेत में DDT डाला था उसका भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आएगा। कोई बात नहीं, ये पानी में मिक्स हो गया DDT, इस पूरा तालाब में आपको DDT है, पानी में है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चों आपको पता है, सबसे पहला हम अगर एक्वाटिक फूड चेन स्टार्ट करते हैं तो हम फाइटोप्लैंक्टन्स को मानते हैं। बच्चों, ये वाटर को यूज करते करते कहीं ना कहीं ये फाइटोप्लैंक्टन्स इन DDT को भी ले लेगा, और इस ये DDT इसके अंदर एंटर कर जाएगा। यानी DDT किसके अंदर चला गया? फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर। कोई बात नहीं सर, ह्यूमन के अंदर थोड़ी आया है, आएगा। अब ये DDT को अगर इस फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन खाएगा, क्या उसके अंदर DDT गया? गया। क्योंकि DDT इसके अंदर था, ये उसको निकाल नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इन्होंने जैसे ही जूप्लैंक्टन DDT वाले फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया, ये इसके साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर आ गया। चलिए, अब ये फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा स्मॉल फिश, यानी DDT चल चल के आ रहा है, इसके अंदर DDT चला गया, इसके अंदर भी चला गया, यहां से DDT स्मॉल फिश को खाया, लार्ज को खाया, बर्ड, और अगर फिश को हम खा गए तो, अगर इस बर्ड को खाने नहीं दिया हमने, ये मछली हम खा गए, तो DDT हमारे अंदर आ गया। क्या हमारे अंदर से DDT निकल जाएगा? नहीं, हमारे अंदर रहेगा, और रहेगा तो क्या क्या करवाएगा आपको पता है, किडनी डैमेज, लिवर भी डैमेज हो सकता है बच्चों। अब मेरा आपसे सवाल है कि सर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहां? सर DDT बढ़ा कैसे? क्या DDT का लेवल इसके अंदर ज्यादा होगा या इसके अंदर? तुम बोलोगे सर इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू में लिया तो पूरा ले लिया होगा, बर्ड के अंदर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, DDT बर्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा इन लोगों में से। कैसे? चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। हमने जैसे ही वाटर में वहां से DDT मिलाया, वाटर में DDT आ गया बाई चांस, ये जो DDT आया वाटर में, तब ये 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था। यानी मैं पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देख रहा हूं तो 1 बिलियन, जानते हैं आप, 1 बिलियन का एक हिस्सा भी नहीं, 1 बिलियन यानी कहीं का कुछ वाटर लीजिए और उसको 1 बिलियन भाग कीजिए, और फिर उसका 1 भाग कीजिए, और 1 भाग का 0.03, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। अगर मैं 1 ppb बोलता, 1 ppb, इसका मतलब बिलियन भाग का 1 भाग, बिलियन भाग का 1 भाग। बट ये उतना भी नहीं, ये 0.03 ppb है बच्चों। ये जब वाटर में था तो कुछ ऐसे था। अब इन्होंने क्या किया, ये वाटर को चारों तरफ से लिया होगा, तो इसके अंदर जब आया तो ये ppm हो गया, यानी पार्ट्स पर मिलियन में आ गया, मतलब बढ़ गया बच्चों। अगर मैं बोलूं कि चारों तरफ जिस तरीके से फैला हुआ है DDT, क्या उसी तरीके से इसके अंदर भी उतना कम है? नहीं, इसके अंदर बच्चों ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से वाटर को लिया, वाटर को तो निकाल दिया, लेकिन DDT इसके अंदर जमा रह गया। यानी अगर मैं पूछूं यहां कंसंट्रेशन DDT का ज्यादा होगा, यहां इतना जगह में DDT का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, या इतना ही जगह अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर ले लूं तो वहां ज्यादा होगा, तो बच्चों वहां पर ज्यादा होगा। अब क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या जूप्लैंक्टन एक ही फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा? नहीं। क्या पूरा लाइफ स्पैन में एक टाइगर एक ही हिरन को खाएगा? नहीं। हम यहां संख्या नहीं लिख रहे हैं बच्चों, हजारों फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन खाएगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर इसके अंदर इतना है, अगर एक फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर इतना आ गया, तो आप सोचिए जब हजारों फाइटोप्लैंक्टन्स को एक जूप्लैंक्टन खाएगा तो जूप्लैंक्टन के अंदर कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा। यानी जूप्लैंक्टन के अंदर DDT का कंसंट्रेशन और बढ़ गया।
यहां भी कहानी नहीं रुका। क्या जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश नहीं खाएगा? खाएगा। क्या एक जूप्लैंक्टन को खाएगा? नहीं, ये भी ढेर सारा स्मॉल जूप्लैंक्टन को खाएगा। तो इसके अंदर जो है एक से जब इतना आ रहा है, तो अगर मानिए ये पूरा लाइफ में 100, 50, 200, 400, 500 ही खाए तो इसके अंदर इतना हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं स्मॉल फिश जो है, क्या स्मॉल फिश को एक ही स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगा? नहीं बच्चों, एक ही नहीं बल्कि कई सारा स्मॉल फिश को खाके एक लार्ज फिश जिंदा रहता है। यानी अगर एक स्मॉल फिश में इतना ज्यादा डीडीटी है तो सोचिए अगर ये अपना पूरा लाइफ में 25, 30, 40, 50 भी खा जाए तो इसके अंदर तो 2 ppm हो ही जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये लार्ज फिश और ये बर्ड, क्या बर्ड पूरा जीवन में एक ही लार्ज फिश खाएगा? नामुन्ना ना, क्या सारा लार्ज फिश खाएगा? और जब एक लार्ज फिश में इतना है तो बर्ड में इतना होगा। यानी आप देख रहे होंगे हमने 0.03 ppb से शुरू किया था, ये 25 ppm यानी मिलियन में आ गया बच्चों। यहां पर बिलियन पार्ट्स में से कुछ हो रहा था, यहां मिलियन पार्ट्स में इतना हो रहा है। यानी हमारा डीडीटी मैग्नीफाई हो गया। डीडीटी बायोलॉजिकली यानी लिविंग के थ्रू ट्रांसफर होते 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 डीडीटी का लेवल ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। यही है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आ रहा है आपको समझ में? यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमें यह दिखा रहा है कैसे हमने डीडीटी को बढ़ा दिया। डीडीटी का कंसंट्रेशन लिविंग के अंदर होते 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 कैसे इस लेवल तक आ गया। अब बच्चों आपका काम है इसको नोट करना। मैं पूरा तरीके से आपको समझा दिया हूं। अब आपसे अगर छोटा छोटा सवाल अगर आ ही जाए तो क्या आपको नहीं कर लेना चाहिए? अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये टॉपिक लेवल 1 में ये 2, 3, 4, 5 यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, 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 टॉप कंज्यूमर। मेरा आपसे सवाल है सबसे ज्यादा डीडीटी या फिर सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन का असर कहां पर होगा? टॉप कंज्यूमर में। ये आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है, टॉप कंज्यूमर में ही होगा बच्चों। सब आप देख पा रहे होंगे यहां से डीडीटी बढ़ते बढ़ते जैसे लार्ज फिश और बर्ड के अंदर आ गया, हाईएस्ट लेवल आपको मिल गया बर्ड में। यानी कोई भी, मैंने तो डीडीटी का एग्जांपल लिया, यहां पर आप मरकरी भी ले सकते हैं। अगर मैं मरकरी का बात करूं, अगर मरकरी फाइटोप्लैंक्टन्स में कुछ ऐसे ऐसे करते 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 जब आप बर्ड तक पहुंचेंगे तो मरकरी का लेवल कुछ ज्यादा हो जाएगा। यानी टॉप कंज्यूमर। अगर कोई इंसान इस बर्ड को खा रहा है, ध्यान से फिर से, अगर कोई इंसान इस बर्ड को खा रहा है, आपको बोलना पड़ेगा उस इंसान में इस बर्ड से ज्यादा डीडीटी हो जाएगा। यानी जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग कुछ एक ग्राफ वगैरह समझेंगे। COD, BOD और DO तो पढ़ लिए, लेकिन DO डिसॉल्व ऑक्सीजन और BOD के बीच में एक ग्राफ बनता है छोटा सा, हम लोग उसको करेंगे। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो हम लोग ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और DO यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन। बच्चों मैं आपको बताऊं जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, अगर कहीं पर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है ऑलरेडी तो डिमांड कम होगा। सिंपल बात है। अगर किसी वाटर में मैं बोलूं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। अगर मैं बोलूं डिमांड धीरे 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 बढ़ रहा है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर हम बोलेंगे डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे घट रहा है, घटते 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 घट गया तो ये डिमांड बढ़ गया। मतलब ये ग्राफ जो है एंटी चलेगा, उल्टा चलेगा। और उसका कारण भी है क्यों उल्टा चल रहा है, क्योंकि अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। सिंपल बात है, ग्राफ बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इन बर्ड्स, आपको मैंने अभी बताया बायोमैग्निफिकेशन करवा के कि बर्ड्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी हो जाता है। अगर डीडीटी बर्ड्स में ज्यादा होगा तो इफेक्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो डीडीटी है वो क्या करेगा बच्चों, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये दिक्कत करेगा। यानी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर, बर्ड्स के अंदर उसे ये प्रॉब्लम पहुंचाएगा। अब सर कैल्शियम का किससे लेना देना है, आपको पता होना चाहिए। जो एग्स वगैरह होता है, अंडा, उसका जो बाहर का शेल होता है, बाहरी वाला सबसे कड़ा वाला परत, वो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। यानी कैल्शियम का उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए अगर कैल्शियम ठीक से नहीं हो पाएगा तो थिन एग सेल बनेगा, नहीं एग सेल हद से ज़्यादा थिन होगा तो प्रीमैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगा, यानी पहले ही टूट जाएगा। टूटेगा तो बच्चा भी फूटेगा, यानी वो काम का नहीं रहा तो अल्टीमेटली बर्ड का पॉपुलेशन घट गया। फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं भाई अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होगा तो ऑल ओवर होगा क्या, सेल जो है
सेल पतला बनेगा तो सेल पहले ही टूट जाएगा, और सेल पहले टूट जाएगा तो बर्ड का पॉपुलेशन घट जाएगा। अब बच्चों इन जापान में देखा जाए तो जापान में जो बायोमैग्निफिकेशन का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है आप बोल सकते हैं मिनीमाटा डिजीज। जापान में इंडस्ट्री हुआ करता था बच्चों, और उस इंडस्ट्री में जो मिथाइल मरकरी नाम का जो है एक केमिकल रिलीज होता था बच्चों, आपको ध्यान रखना है मरकरी। उन्होंने क्या किया, ढेर सारा मरकरी जो है वाटर के थ्रू, इसके थ्रू, नाली के थ्रू वाटर बॉडीज में यानी समंदर में, नदियों में फेंक दिया। अब हुआ क्या, वो बायोमैग्निफिकेशन होके इंसान तक पहुंचा। अभी भी वहां के इंसान को ये बीमारी है क्योंकि वहां के इंसान मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो मछली के अंदर ऑलरेडी बायोमैग्निफिकेशन होके मरकरी आ गया है, और फिर उस मरकरी को इंसान कंज्यूम करेगा तो होता है मिनीमाटा डिजीज। अब प्रॉब्लम यह है कि सर इसमें होता क्या है, याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ नाम आएगा, आपको ध्यान रखना है। इस डिजीज में होता यह है कि हाथ पैर वगैरह ठीक से चल नहीं पाता है, और देखने का जो विजन है वो शॉर्ट हो जाता है, यानी हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। अब आपको अगर कोई पूछेगा ये किस चीज़ का मैग्निफिकेशन से हुआ, तो आपको बोलना है मरकरी का। किसका बच्चों, मरकरी के कारण। मरकरी इंसान के अंदर कैसे आया, मैग्निफिकेशन होके जो है जो आपका फिशेस के अंदर आ गया, और फिर फिशेस से इंसान के अंदर आ गया। ये सारा चीज़ आपका ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया गया है सबको रिवाइज कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए बच्चों। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ाई करना है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है आई होप। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए और पिछला रिवाइज कीजिए। थैंक्स बच्चों।